फिल्म की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से जनजाति में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एंड्रयू है, जो एक डॉक्टर और पिता दोनों है। आज वो बहुत निराश है क्योंकि वह एक छोटे बच्चे की जान नहीं बचा सका। उसे ये नहीं पता कि वो थोड़े समय में मरने वाला है क्योंकि वहां के लोग अब उसे मारने आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि एंड्रयू और उसकी पत्नी क्रिश्चियन है। वो तुरंत जूलिया के पास जाता है और उसे बताता है कि एक आदमी ने उसे बताया है कि जनजाति के लोग उनकी खोज कर रहे हैं। उनके करीब पहुंचने ही वाले थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी है। अब तक किसी को उनके धर्म के बारे में नहीं पता था, लेकिन किसने उनके कानों में क्या भर दिया है ये कोई नहीं जानता। और हम सब जानते हैं जब धर्म हाथ से निकल जाता है तो क्या होता है। इस जनजाति से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी एयर स्ट्रिप है जहां एक छोटा सा प्लेन खड़ा है। उसका पायलट वहां के लोगों से पूछता है कि क्या उसे उस जगह से उड़ान भरने की अनुमति है, लेकिन वो लोग सहमत नहीं होते क्योंकि उसके पास सही दस्तावेज नहीं है और उसका प्लेन भी ठीक नहीं है। सही हालात में वो उन्हें रिश्वत देता है ताकि उसे जो परमिशन चाहिए वो मिल सके। फिर वो एंड्रू और जूलिया से मिलता है जो उससे कहते हैं कि उन्हें भी अपने साथ ले जाए, लेकिन ब्रोम उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और बताता है कि वो उनसे दोगुना पैसा लेगा और उन्हें अपनी सारी चीजें पीछे छोड़नी होंगी। एंड्रू तुरंत मान जाता है क्योंकि इस समय सबसे जरूरी चीज उनकी जान बचाना है। वो प्लेन में बैठते हैं और कुल मिलाकर 7 लोग हैं, जबकि ब्रोम 8वां है। प्लेन उड़ान भरता है, उनका सफर शुरू होता है और वो धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड्रयू को पूरा यकीन है कि आज वो जल्दी घर पहुंचेगा और सबसे पहले अपने माता पिता से मिलेगा, लेकिन जल्द ही उसे एक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में हवा का रुख बदलने लगता है और प्लेन एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने लगता है। ब्रूम कहता है कि ये उसकी रोज की रूटीन है, इसलिए वो आराम से बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हालात खराब हो जाते हैं। प्लेन के एक इंजन में खराबी आ जाती है और दूसरा इंजन भी किसी भी समय फेल हो सकता है। इस बीच ब्रूम देखता है कि फ्यूल पाइप फट गया है। फिर क्या होना था? हुआ ये कि प्लेन तेजी से नीचे जाने लगा। पायलट कुछ नहीं कर पाया और थोड़ी देर बाद प्लेन जमीन पर क्रैश लैंडिंग कर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान और खुरदुरी जमीन थी जहां शेर और भेड़िए खुला घूम रहे थे। एक लड़का, मैक्स, इस हादसे में अपनी पत्नी को खो देता है और जूलिया की टांग टूट जाती है। वो चारों ओर देखता है और देखता है कि पूरा प्लेन बीच में से टूट गया है। आसपास कोई नहीं है और अगर कोई मदद आएगी तो वो केवल 2 हफ्ते बाद ही आएगी क्योंकि कोई प्लेन आएगा। उन पर तभी ध्यान देना जब कोई चमत्कार हो, वरना अभी उन्हें बहादुर रहना पड़ेगा क्योंकि इतनी तेज धूप में कोई इंसान प्यास और भूख से मर सकता है। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम थोंग है झाड़ू को डांटता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसकी प्लेन की हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो उसे उड़ा रहा था। झाड़ू उसे बताता है कि ये बहस करने का समय नहीं है। वे दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक जंगलों के बीच है जहां उन्हें शेरों ने घेर रखा है। एंड्रयू परिवार यही रहता है और वे शाम से पहले यहां से निकलना होगा, वरना शेर रात में उनका शिकार करने लगेंगे। कहता है कि नक्शे पर एक नजदीकी जनजाति है जहां मदद मांगी जा सकती है। सब जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एंड्रू मना कर देता है क्योंकि वो जूलिया को नहीं छोड़ सकता, जिसकी टांग टूटी हुई है और वो चल नहीं सकती। वो सबको बताता है कि वे जाए और अगर मदद मिले तो भेज दे। हम देखते हैं कि के पास एक बंदूक है जो वो अपने पास रखता है, लेकिन कोई सुझाव देता है कि वो जूलिया को दे दे क्योंकि वो अकेली है। तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों की नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद मैक्स झाड़ू से कहता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं और वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन झाड़ू किसी की नहीं सुनता। वो कहता है कि वो हर हफ्ते इस रास्ते पर उड़ता है और उसे अच्छे से जानता है। बाकी सभी लोग इस रास्ते के बारे में अनजान हैं, सिवाय झाड़ू के, इसलिए वे उसका पीछा करते हैं। अपने क्रैश साइट से काफी दूर चलने के बाद उन्हें सिर्फ रेगिस्तान मिलता है, न इंसानों का कोई निशान और न जिंदगी का। एक आदमी जिसका नाम ट्रॉट है थक कर गिर पड़ता है, लेकिन झाड़ू उसे पानी देता है और कहता है कि उठो क्योंकि उनके पास अभी और दूरी तय करनी है। ट्रॉट खड़ा होता है और फिर से चलने लगता है।
चारों एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं जहां ब्रूम को लगता था कि उन्हें आगे गांव दिखाई देगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक अंतहीन रेगिस्तान दिखता है। निराश मैक्स ब्रूम पर गुस्सा हो जाता है और उसे बार बार मारता है। वो कहता है, तुमने हमें गलत रास्ता दिखाया। मैंने तुमसे कहा था कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरा दिल भी कह रहा है कि तुम्हें गोली मार दूं। थुंग उसे शांत करता है और कहता है, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो जल्द ही हमें प्यास लगेगी और हम थक जाएंगे। हमें जल्दी से प्लेन तक पहुंचना है और कल हम दूसरी दिशा में चल सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एंड्रू जूलिया के पास बैठा है, उसकी रक्षा कर रहा है। उसे आसपास कुछ महसूस होता है। कुछ शेरों ने खून की गंध पाई है और थोड़ी दूर पर छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ मैक्स, जो कि बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, बंदूक उठाता है और अकेले ही बढ़ जाता है, जैसे कि मौत को आमंत्रित कर रहा हो। अब बाकी तीन, जो थके हुए हैं, वापसी की तैयारी करते हैं। लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो खून हर जगह देखकर हैरान रह जाते हैं और नाखूनों के निशान देखते हैं। जमीन पर एंड्रयू और जूलिया का कहीं पता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बेरमी से मारा गया है। ब्रूम चारों ओर देखना शुरू करता है कि क्या हुआ। तभी अचानक उसे पीछे से हमला होता है। ये एंड्रयू है। वो ब्रूम पर चिल्लाता है, तेरी वजह से मेरी बीवी मरी। शेरों ने उसे ले लिया। अगर तुमने मुझे बंदूक दी होती तो मैं उसे बचा सकता था। जैसे ही एंड्रयू कुछ खतरनाक करने वाला होता है, थॉन्ग बीच में आता है और एक फ्लेयर फायर करता है, जिससे दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। फिर ब्रूम थॉन्ग के पास जाता है और उससे कहता है कि वे कर सकते हैं। वो लोग प्लेन के कॉकपिट में लॉक कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही फिट हो सकते हैं, इसलिए किसी को बाहर रात बितानी पड़ेगी। ब्रूम एंड्रयू के पास जाता है इस बारे में बात करने, लेकिन एंड्रयू उसे कुछ और ही आरोप लगाता है। वो कहता है कि ब्रूम जानवर और सींग स्मगल करता है, इसी वजह से प्लेन ओवरलोड हुआ और कहीं एक छेद हो गया, इसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और हम यहां फंस गए। वो लोग ये तय करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं कि कौन बाहर सोएगा। सिक्का उछाला जाता है और टॉर्च की बारी आती है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन एंड्रयू उसे अपना लॉकेट देता है और कहता है, बस भगवान को याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तीनों लोग कॉकपिट में समायोजित हो जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वो ट्रॉट को बताते हैं कि आग जलाए रखे ताकि कोई जानवर ना आए। ट्रॉट उनकी बात मानता है और सारी रात आग जलाए रखता है। उस रात बाद में उन्हें बंदूक की आवाज सुनाई देती है। मैक्स अभी भी बाहर है और अपनी बंदूक चला रहा है, जिससे शेर गुस्से में आ जाते हैं और उसे चीर डालते हैं। थोड़ी देर बाद एंड्रयू को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। वो बिना ये समझे बाहर निकलता है कि उसके पीछे एक कोबरा कॉकपिट में घुस आया है। वो लौट आता है और फिर ट्रॉट को जगाता है। फिर थोड़ी देर बाद एंड्रयू सो जाता है, लेकिन कुछ गलत होता है। बाहर का अग्नि बुझ जाता है और शेर ट्रॉट पर हमला कर देते हैं। उसकी चीखें बाकी लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर जाकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक पैनिक में थॉन्ग गलती से कॉकपिट का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि शेर ट्रॉट को चाट रहे हैं। एक शेर उन्हें देख लेता है, लेकिन थॉन्ग जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि एक और समस्या आ जाती है। वो कोब जो एंड्रयू के पीछे कॉकपिट में आया था, थॉन्ग को काट लेता है और थॉन्ग तुरंत प्रतिक्रिया करता है। चाकू से पैर में चोट लगाकर वेनम को फैलने से रोकने और सांप की जान बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वे इस भयानक रात से बच जाते हैं। सुबह होते ही एंड्रयू सबसे पहले बाहर जाता है। वो चुपचाप एक पेड़ के खिलाफ बैठ जाता है और देखता है कि चारों ओर खून बिखरा हुआ है। ब्रूम उसके पास आता है और कहता है, हमें जल्दी निकलना होगा। शेर कभी भी वापस आ सकते हैं और हम बिना खाने और पानी के ज्यादा दिन नहीं बिता सकते। लेकिन एंड्रयू थका हुआ और टूट चुका जाने से मना कर देता है। उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। जूलिया, बस वही वो आदमी जिसे उसने छोड़ा था, अब चला गया है। ब्रूम इस मामले को और नहीं बढ़ाता और थांग की मदद करता है, जो एक पैर से कमजोर और सुन्न है, प्लेन से बाहर निकलने में। ब्रूम थांग को चलने में मदद करने के लिए एक डंडा देता है और वो दोनों जाने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक उन्हें दूर से एक कार आती नजर आती है। ब्रूम चिल्लाता है, हम बच गए। लेकिन जैसे जैसे कार करीब आती है, उन्हें समझ में आता है कि ये मदद नहीं है, बल्कि वही जनजाति है जो एंड्रयू की तलाश कर रही थी।
जनजाति के लोग उसे पकड़ लेते हैं और गालियां देने लगते हैं। थांग, जो उनकी जनजाति का है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। वो नहीं सुनते और एंड्रयू से कहते हैं कि तुम लोग यहां आकर हमारी जमीन से चोरी कर रहे हो। लेकिन ये सब काफी नहीं था। जब उन्हें तस्करों का सामना होता है तो उनका गुस्सा बढ़ जाता है। वो एंड्रयू को गोली मारने ही वाले होते हैं जब ये मान लेता है कि हाँ, मैं तस्करी करता हूं। थोंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारी फ्लाइट क्रैश हो गई, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि ये तुम्हारी जमीन है और मैं भी इसी जमीन से हूं। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक जनजाति का आदमी उसे गोली मार देता है। सब लोग हैरान हैं। अब बस 2 लोग बचे हैं जिनके हाथों में बंदूकें तनी हुई हैं। एक आदिवासी वापस गाड़ी लेकर ट्रक लाने जाता है। सुबह से शाम हो जाती है और वे वहीं बैठे रहते हैं। आदिवासियों के ताने सुनते हैं। आदिवासी उन्हें पानी का ऑफर देते हैं, लेकिन देते नहीं। समय बहुत धीरे धीरे चलता है और दोनों आदिवासी अंत में सो जाते हैं। ब्रूम इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो ध्यान से शिकारियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, शिकारियों में से एक जाग जाता है और गोली चला देता है। सौभाग्य से ब्रूम के लिए गोली नहीं चलती। दूसरा साथी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल एंड्रू पीछे से आता है और उसे गोली मार देता है। अंध को मारने के बाद वो रोने लगता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसकी नौकरी जिंदगियां बचाना है, न कि लेना। उसे लगता है जैसे उसने एक बड़ा पाप किया है। ब्रूम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। कहता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, या तो हम या वो। वो एंड्रयू को बताता है कि हमें चलना होगा। अगर बाकी लोग लौट कर आए और अपने लोगों को मरा हुआ पाएंगे तो हम बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन एंड्रयू थका हुआ और निराश जाने से इनकार करता है। ब्रूम जोर देता है और वे एक दूसरे का सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड्रयू की टांग घायल है और उसे पहले गोली भी लगी थी, तो थोड़ी दूर चलने के बाद वो गिर पड़ता है। झाड़ू उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तुम्हें बस उस चट्टान तक पहुंचना है, वहां कोई शेर नहीं आ सकता। मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा और गांव जाकर मदद मांगूंगा। अपनी सारी ताकत जुटाकर एंड्रयू चट्टान की ओर बढ़ता है। वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन चढ़ाई करने का समय आते ही उसका शरीर जवाब दे देता है। इस बीच झाड़ू दूर से एक शेरों के झुंड को आते हुए देखता है। वो एंड्रयू को चट्टान पर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू का हाथ फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। शेर करीब आ रहे हैं, इसलिए झाड़ू उसे उठाकर चट्टान पर रख देता है। चोटी पर पहुंचकर उन्हें दूर एक आग जलती हुई दिखती है, जो ये बताती है कि गांव वाले नजदीक हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। शेर बहुत करीब आ गए हैं और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। एंड्रू और ब्रियम छिप जाते हैं, लेकिन शेर खून की बू सूंघ लेते हैं। ब्रियम को शुरुआत में लगता है कि शेर थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो एक मुश्किल फैसला लेता है। वो एंड्रू से कहता है, मेरे कारण तुमने अपनी पत्नी को खो दिया, जो तुम्हारे लिए सब कुछ थी। और उस दिन तुम जिस बच्चे का इलाज कर रहे थे, वो भी मर गया क्योंकि मैंने इलाज नहीं किया। सामान समय पर मिल गया। मैं तस्करी में बहुत बिजी था। मुझे जीने का हक नहीं है। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। फिर वो कहता है, देखो, पास में एक गांव है। मैं शेर का ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम भाग सको। एंड्रू उससे गुहार लगाता है कि ऐसा न करे, लेकिन ब्रूम नहीं सुनता। वो शेरों के सामने दौड़कर जाता है, चिल्लाते हुए कि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वे जल्दी से उसके पीछे लग जाते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। एंड्रू उसकी चीखें सुनता है, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि ये बहुत दर्दनाक है। ब्रूम के निर्देशों के अनुसार एंड्रू गांव की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि उसकी चोटिल टांग उसे दूर जाने से रोकती है और वो गिर पड़ता है। उसे लगता है कि उसकी मौत करीब है। एंड्रयू ब्रूम की कुर्बानी के बारे में सोचता है और हार मानने से इनकार करता है। वो एक डंडे से नजदीक आते शेरों को भगा देने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक जोरदार बिजली गिरती है, जो शेरों को डराकर भगा देती है। कुछ ही पल बाद एक चमत्कार होता है। रेगिस्तान में बारिश शुरू हो जाती है। एंड्रयू, जो अभी भी चलने में असमर्थ है, आखिरकार बेहोश हो जाता है और बारिश गिरने लगती है। उसे अपनी पत्नी की एक छवि नजर आती है,
जो उसके सामने खड़ी है और उसे धैर्य रखने के लिए कह रही है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो गांव वाले पानी इकट्ठा करने आते हैं और एंड्रयू को वहीं पड़े हुए देखते हैं। वो उसे बचाते हैं और अपने गांव ले जाते हैं। बस ऐसा ही है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।